नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे ने सत्ता में रहकर खूब ऐशो आराम तो कर लिया, पर अब वक्त आ गया है अपने करोड़ों की संपत्ति का हिसाब किताब देने का। उद्धव ठाकरे की पत्नी और बेटों आदित्य और तेजस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में ईडी और सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर उद्धव ठाकरे के पास इतने पैसे भाई आए कहां से, पैसों का स्रोत क्या है, उसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। आज इसी पर बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे के पास आखिर पैसे कहां से आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसकी जांच अब महाराष्ट्र सरकार को करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए और ऐसी तैयारी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का सिर्फ फैसले का इंतजार है, क्योंकि जो याचिका दायर की है, पीआईएल दायर की है गौरी भिडे ने, वो दो जगह पर इसके लिए सुनवाई के लिए गई थी। एक तो मुंबई पुलिस के पास भी इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि भाई उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार करता क्या है, इसके आय के स्रोत क्या हैं, और मुंबई के साथ साथ रायगढ़ में जो इनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कितने की संपत्ति है। हालांकि उद्धव ठाकरे राजनीति में आए, एमएलसी का चुनाव लड़ा, तो उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, और उस ब्यौरे के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भाई उद्धव ठाकरे आखिरकार 150 करोड़ से ज्यादा पैसा कहां से लाए। रश्मि ठाकरे के पास 60 करोड़ से ज्यादा कहां से आए, जबकि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, करती भी नहीं है, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है। शेयर होल्डिंग कहां पर है, कंपनियों में निवेश कहां है, इन सब की जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी तो सरकार को लेनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला निर्धारित होना चाहिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें एक एक करके एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये मामला है जिसमें से ऐसा दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास इतनी संपत्ति है, उसमें कहीं न कहीं बीएमसी से कमाई हुई संपत्ति है, कहीं न कहीं इन लोगों ने नाजायज तरीके से लेवी वसूल किया है। जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का जो वसूली तंत्र है, वो वसूली तंत्र में कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे शामिल हैं, और ये इतना पैसा जो कमा रहे हैं, इतने पैसे दिखा रहे हैं, और फिर वो पैसा जो दिखा नहीं रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में 16 नवंबर को इस पर फैसला होगा कि इसके आगे बढ़ाया जाए कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल रीजन से इसको आगे बढ़ा दिया गया था कि इस पर सुनवाई तो अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ बैठ के आप बातचीत कर लें, और फॉर्मेटिंग जिस तरह की होनी चाहिए वो फॉर्मेटिंग करने के बाद 16 नवंबर को ये तय होगा कि याचिका स्वीकार की जाएगी, और ईडी से या सीबीआई से इसकी जांच कराने की जो मांग है वो हो कि ना हो। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी और सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। अगर कोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है, आगे की कार्रवाई शुरू करता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट अगर इस याचिका को स्वीकार करने के बाद सरकार को निर्देश देगा, सरकार को ये कहेगा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जैसा कि पहले के कई मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। जैसे कि कोर्ट ने ही सीबीआई जांच की मांग जो चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के मामले में, उसमें भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सीबीआई की मांग मानी गई थी कि इनकी जांच कराई जानी चाहिए। इरिगेशन घोटाला जो था उसमें भी सीबीआई के जांच जो हुई है वो कोर्ट के माध्यम से ही हुई है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाला जो हुआ था उसमें भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ही याचिका दायर की गई थी, और कोर्ट ने कहा कि ये इतना पेचीदा मामला है जिसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में भी कोर्ट फैसला अगर लेता है तो वो बताएगा, सरकार को निर्देश देगा कि भाई देखो, आपके पास एजेंसी है, ये जो याचिका दायर की गई है ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं आय में और आय के स्रोत में दोनों में गड़बड़ियां हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये होता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पे महाराष्ट्र की सरकार
कमेटी बनाएगी, एसआईटी बनाएगी या डायरेक्ट सीबीआई या ईडी के पास ये मामले को भेजेगी जांच के लिए। जी, लेकिन अगर कोर्ट ये निर्देश नहीं देती है महाराष्ट्र सरकार को, पर जिस तरह से ये मामले सामने आए, खबरें भी आई कि भाई आय से अधिक संपत्ति है जिसकी जांच होनी चाहिए, याचिका को लेकर हर किसी को पता है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार खुद से बड़ा फैसला लेकर उद्धव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल 16 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब ये याचिका दायर की गई थी उससे पहले मुंबई पुलिस के पास वो गई थी और वो सारी चीज़ें जो डिटेल था वो डिटेल उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, इसके लिए आप एसआईटी बनाएं या फिर अगर ये मामला ज़्यादा पेचीदा लगे तो इसको सीबीआई के पास, ईडी के पास भेज सकते हैं। तो मुंबई पुलिस के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है। मुंबई पुलिस अभी महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री के पास है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक उनके काले करतूतों को उधेड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि 16 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है। अगर कोर्ट से निर्देश मिलता है तो सरकार के ऊपर ये लोग ये आरोप नहीं लगाएंगे कि बदले की भावना की राजनीति की जा रही है, जैसा कि हर विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही है। लेकिन इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट अगर उस याचिका पर लंबा खींचती है तब तक दूसरे स्तर की प्लानिंग चल रही है। मुंबई की पुलिस जिसके पास वो दस्तावेज हैं, सबूत हैं, उन सबूतों पर प्रथम दृष्टया देख के उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसको मामले को रखा जाए या नहीं रखा जाए, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि मुंबई में जो महाराष्ट्र सरकार में रहे 2 साल 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको तो कम से कम अभी संवैधानिक पद पर आने के बाद ये बताना पड़ेगा कि आपकी आय आई कहाँ से, उसके स्रोत कहाँ से हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो हलफनामे में बताया है उसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि 14 करोड़ 50 लाख रुपए उन्हें विरासत में मिली थी और अभी 2020 में उनके पास करीब करीब 143 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे से ज़्यादा रश्मि ठाकरे के पास है, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों मिला के 143 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति होना, 14 करोड़ से बढ़ के यहाँ तक आना, ये बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से ये पता चला है कि उद्धव ठाकरे भी साला साली के जाल में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के साला श्रीधर माधव पाटनकर के ऊपर छापा पड़ा था और उस छापे में 6.5 करोड़ के प्लॉट, फ्लैट ये सब जब्त किए गए थे। ईडी की छापेमारी थी, इनकम टैक्स भी उनके खिलाफ लगा हुआ है और ये रश्मि ठाकरे के भाई हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे ससुराल के जो कुछ बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और रियल एस्टेट के बिजनेस में वहां से पैसे लेते हैं, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यानी पूरा का पूरा मामला तैयार है। पैसों को भी ठिकाना लगाते होंगे यहाँ से वहाँ। बिल्कुल ब्लैक मनी, व्हाइट मनी का कारोबार है, उसके बड़े आरोप लगे हैं। जो सामना और मार्मिक, सामना तो इनका अखबार है, मार्मिक पत्रिका है, और उसके साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस का इनका बिजनेस है, प्रबोधन प्रकाशन करके, उसके बारे में भी बड़े आरोप लगाए गए हैं कि कोविड काल के दौरान जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और सारे मैगजीन पेपर नुकसान में चल रहा था, उस समय प्रबोधन प्रकाशन का 44 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 11 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया गया है। और वो सारा का सारा वो ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसके ट्रस्ट के होल्डिंग में भी चेंज किए गए, बाद में तेजस को भी उसमें जोड़ा गया, पूरा फैमिली बिजनेस बना दिया गया है दूसरे के पैसे का। उसमें ज़मीन भी सस्ते दर पर दी गई थी, वो सारा का सारा रिपोर्ट में भी है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी कि अब लगभग ये तय है कि कहीं न कहीं से, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, उद्धव ठाकरे को फंसना लगभग तय है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है उसका हिसाब तो अब उनको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कोर्ट में ये याचिका गौरी और अभय विंडे द्वारा दायर की गई है, जिनके परिवार ने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के अखबार को भी छापा था। याचिकाकर्ता गौरी ने कहा है कि वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के आदर्श वाक्य से प्रेरित है। तो अब देखना होगा इस केस में कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला लेता है। पर यह जरूर है, महाराष्ट्र सरकार उद्धव के काले धन का पूरा हिसाब किताब जरूर लगाएगी। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।